हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप जिसमें इंडिया एक ऑब्जर्वर बन चुका है। डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक विजन है उसमें इसका क्या रोल होगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ना दुनिया में आप अगर देखो तो 5 मेजर ओशंस हैं। इनके नाम आपके सामने हैं। आर्टिक ओशन, फिर पैसिफिक ओशन आपको मिलेगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स और एशिया के बीच में। पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी है। फिर अटलांटिक ओशन आपको मिलेगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। यहाँ पे आप देखोगे ये है अटलांटिक ओशन। और फिर यहाँ पे है इंडियन ओशन, और नीचे यहाँ पे इस ओशन को हम कहते हैं द सदर्न ओशन। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा, मैं चाहता हूँ सब लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। लैब्राडोर सी, ध्यान से सुनना, लैब्राडोर सी ये आपको किस ओशन में मिलेगा? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर आर्टिक ओशन? सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। नाउ इन ओशंस को अगर हम देखें साइज के हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है बाय फार द पैसिफिक ओशन। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन और थर्ड नंबर पे है द इंडियन ओशन। टोटल जो धरती पर वाटर है उसका 20% आपको मिलेगा इंडियन ओशन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, बहुत सारा ट्रेड होता है, और मेजर जो कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, उसके अलावा इंडोनेशिया, फिर ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। नाउ इंडियन ओशन में कॉपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ग्रुप्स भी हैं। इनमें से जो 2 मेन ग्रुप्स हैं उनकी यहाँ पे हम पहले बात करते हैं। पहले तो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपने 10 बार पढ़ा होगा। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, जो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटेरिएट इसका जो बैठता है, ये है मॉरिशस में। और ये सब कंट्रीज पार्ट है ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एक बात आपको याद रखनी है कि चाइना सिर्फ एक ऑब्जर्वर मेंबर है ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यूएस, चाइना दोनों ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, और जो फुल फ्लेजेड मेंबर्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंडिया, ईरान, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, और ये अफ्रीकन कंट्रीज है, मेडागास्कर है, पाकिस्तान भी। इवन दो इसकी बॉर्डर है विद द इंडियन ओशन, पाकिस्तान पार्ट नहीं है ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और जो मेंबर कंट्रीज हैं वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और बाय द वे रिसेंटली इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी इंडिया में। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी मुंबई नहीं, दिल्ली में। ठीक है, इसका नाम था दिल्ली डायलॉग। यहाँ पे आप देख पाओगे रवीश कुमार जो फॉर्मर स्पोक्समैन है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 6th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन डायलॉग, द प्रीमियर ट्रैक फोरम ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन गेट्स अंडरवे एट न्यू दिल्ली। अब ये तो हमने बात करी है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। इसके अलावा एक और ग्रुप एग्जिस्ट करता है इंडियन ओशन में, इसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन साइज में, मेंबर कंट्रीज में काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन एक्चुअली पहले बना था, ये फॉर्म हुआ था 1982 में इन मॉरिशस, वेरास इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर्म हुआ था 1995 में। सो अब हम पूरा फोकस करेंगे इंडियन ओशन कमीशन पर। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जिसका वैसे ओरिजिन हुआ था 1982 में, मगर इसको प्रॉपरली एग्जिस्टेंस में लाया गया इन 1984 थ्रू द विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सेशल्स। सेशल्स एक देश का नाम है। और इंडियन ओशन कमीशन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इन्होंने इस कमीशन को, इस ग्रुप को शुरू किया था। ये देश है कोमोरोस, फिर मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड। रियूनियन आइलैंड एक ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की, और फाइनली सेशल्स। ये सब कंट्रीज मैप पे एक बार देख लो, ये बड़ा मैप है। जो इंडियन ओशन कमीशन कंट्रीज हैं वो सब आपको इस एरिया में मिलेगी, इस बॉक्स में। ठीक है, तो ये जो एक और जूम्ड इन मैप है इससे आप देख पाओगे। एक तो है मेडागास्कर यहाँ पर, फिर है कोमोरोस, ये एक देश है, फिर यहाँ पर है सेशल्स, ये रहा मॉरिशस यहाँ पर, और ये है रियूनियन आइलैंड, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। नाउ ये संगठन एग्जिस्ट करता क्यों है? जब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑलरेडी है तो इसका रोल क्या है? वेल देखो, पहली बात तो ये उससे पहले कंसेप्चुलाइज किया गया था,
और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो मेन फोकस रहता है वो ज़्यादातर होता है अरेबियन सी के आसपास, अरेबियन सी और इस एरिया के आसपास नियर द साउथ चाइना सी। यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की इतनी इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो इसलिए इन कंट्रीज़ को वैसे ही इम्पॉर्टेंट था कि ये खुद का एक ग्रुप बनाए और आपस में प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करें, कोऑपरेशन करें, ट्रेड के लिए टैरिफ्स कम करें और ओवरऑल आगे तरक्की करें। सो इंडियन ओशन कमीशन के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो यही हैं, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी और रीजन में लोगों की जो लिविंग कंडीशंस है इसको इम्प्रूव करना। यहाँ पर डिफेंस का कोई भी रोल नहीं है। अब देखो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, मगर इस पर्टिकुलर ग्रुप में इंडिया ऑब्जर्वर तक नहीं था अंटिल मार्च ऑफ 2020। इंडियन ओशन कमीशन के प्राइमरली 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स थे। अब ऑब्जर्वर कंट्रीज का मतलब ये है कि अब देखो, ये जो ग्रुप है ये बन के तैयार हो गया, अब किसी और कंट्री को यहाँ पे ज्वाइन करना है तो सबसे पहले वो कंट्री अप्लाई करेगी ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए और बाद में उस ग्रुप को वो ज्वाइन कर सकती है। सो चाइना, माल्टा, यूरोपियन यूनियन और OIF एक बहुत ही बड़ा संगठन है उन सब कंट्रीज़ का जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। तो ये सब 4 जो आप कह सकते हैं ये ऑब्जर्वर मेंबर्स थे ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। अब रिसेंटली मार्च 2020 में इंडिया यहाँ पर 5वां ऑब्जर्वर मेंबर बना है। और देखो, ये जो इंडिया ने ज्वाइन किया ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है कि इंडियन ओशन कमीशन को इंडिया ज्वाइन करे और यहाँ पर फ्रांस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, उसके साथ मिलकर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करे और अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करे। और ऑफ कोर्स इंडिया की जो सागर पॉलिसी है उसका भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ इंडियन ओशन कमीशन में अपना इन्फ्लुएंस इंप्रूव करने की आवश्यकता है क्यों? पहले आप अगर इस पूरे कमीशन को देखो तो जो मेन कंट्री है यहाँ पे, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है मेडागास्कर। बाकी छोटी देश भी हैं, मॉरिशस और सेशल्स, मगर जो डोमिनेंट देश है वो बाय फार है मेडागास्कर। और मेडागास्कर में आज के समय बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है चाइना का। चाइना ऑलरेडी मेडागास्कर में बहुत सारी सड़कें बना रहा है, इनके यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली दिसंबर 2019 में चाइना ने ये कहा कि यहाँ पर ये नेशनल रोड फंड करेंगे फॉर $155 मिलियन। और मैं आपको ये बता दूं कि मेडागास्कर की आबादी है सिर्फ 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ की आबादी के लिए अगर 155 मिलियन की सड़क बनती है तो दैट मीन्स अ लॉट फॉर देम। और चाइना मेडागास्कर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा क्यों रहा है? वेल ऑब्वियसली मेडागास्कर की जो लोकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके अलावा मेडागास्कर दुनिया में 4था सबसे बड़ा टापू है। सबसे बड़ा टापू ऑफ कोर्स है ग्रीनलैंड। और अगर हम सिर्फ बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टापू है मेडागास्कर। और इनकी जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड है और इनको इन्वेस्टमेंट्स की काफ़ी आवश्यकता है। यहाँ पर कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर होती है। तो सिंस मेडागास्कर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इनको पैसा चाहिए था फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो चाइना यहाँ पे एंटर हुआ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। और चाइना ने मेडागास्कर को आज के समय पार्ट बना लिया है ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो कोऑपरेशन है मेडागास्कर और चाइना की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चाइना आज के समय लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मेडागास्कर का और टोटल जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ का ये $1.21 बिलियन है। तो इंडिया जब इस कमीशन को ज्वाइन करेगा, इंडियन ओशन कमीशन को, उससे पहले तुम्हारा फोकस इस पे होगा कि वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की एंगेजमेंट बढ़ेगी। दूसरी बात यह है, इंडिया और फ्रांस इस कमीशन के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलके कर सकते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा इनके लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करना। स्काई इज़ द लिमिट। देखो, अभी इंडिया एज एन ऑब्जर्वर शामिल हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 2 या 3 साल में इंडिया यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड मेंबर बन सकता है। ये देखना होगा बाय द वे कि पहले यहाँ पर चाइना बनता है मेंबर या फिर इंडिया या फिर दोनों इकट्ठा, और उसके बाद इस रीजन में रेस होगी कि अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा कौन फैलाता है। जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे एक्सेप्ट फ्रांस का यूनियन आइलैंड, सब काफ़ी हद तक अंडर डेवलप्ड है। और क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर फंडिंग करके अपना इन्फ्लुएंस कौन बढ़ाता है। सो स्ट्रेटजिकली मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। और ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इस पर और वीडियोस इन द फ्यूचर ऑब्वियसली कुछ महीनों बाद मैं और बनाऊंगा। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।